नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि भारत विश्व गुरु था और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और ऐसे भी सुना होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अगर आज चाइना और अमेरिका को मिलाएं तो उससे भी ज्यादा अमीर और एडवांस था भारत। अगर ये स्थिति अब तक ऐसे ही बनी रहती तो अब भी भारत विश्व गुरु होता और सबसे ज्यादा अमीर होता। दुनिया के जितनी भी खोजें हुई हैं वो सब भारत के अंदर ही होती, अमेरिका और चाइना से भी एडवांस होता। बल्कि दुनिया के हर कोने से यहां पर लोग काम करने के लिए आते। यहीं से टेक्नोलॉजी दुनिया में फैलती और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी यहीं से शुरू हुई होती। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि सबसे अमीर होने की जगह भारत दुनिया के आधे से ज्यादा देशों से पीछे रह गया, और इसमें किसका हाथ था। क्या यह सब होने से बचाया जा सकता था या फिर ऐसा होना ही था। ये YouTube पर ऐसी पहली वीडियो है जिसमें हमारी टीम ने कड़ी मेहनत और रिसर्च करके जानकारी इकट्ठी की है। तो आप इस वीडियो में भारत की वो जानकारी लेंगे जो किसी भी एक बुक में आपको एक जगह पर नहीं मिलेगी। और ये वीडियो खासकर स्टूडेंट्स और कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी टीम ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आप इस वीडियो को अपनी फैमिली के हर बच्चे और हर युवा को जरूर दिखाएं, ताकि भारत की एक्चुअल सिचुएशन के बारे में पता लगे और उसका कौन जिम्मेदार था, क्या क्या डेवलपमेंट उस समय हो चुका था, कैसे विश्व गुरु था, कैसे दुनिया के हर कोने से यहां पर स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ईस्वी में भारत विश्व जीडीपी में 32% योगदान दे रहा था। 1000 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते भारत का जीडीपी का हिस्सा 28% तक था। यानी उस समय भारत अकेले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। प्राचीन काल यानी महाजनपद काल से लेकर मौर्य साम्राज्य तक लगभग 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, जिसे महाजनपद काल कहा जाता है, वो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक रहा था। इस समय भारत में 16 महाजनपद थे जिन्हें षोडश महाजनपद कहा जाता था। प्रमुख महाजनपद थे कौशांबी, काशी, अवंती, वत्स, वज्जी, कुरु, पांचाल, गांधार, मत्स्य और अकस्मत। ये सारे उस समय महाजनपद थे। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध में ही आगे चल के मौर्य वंश की नींव पड़ी। मौर्य काल 321 ईसा पूर्व से लगभग 185 ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना महाजनपद काल के बाद हुई। इसके प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने 321 ईस्वी से 297 ईसा पूर्व तक शासन संभाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और अखंड भारत बनाया। ये वही धनानंद है जिसने चाणक्य की बेइज्जती की थी। जो हम चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी और टीवी सीरियल देखते हैं, ये वही धनानंद और चाणक्य हैं। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और उससे विवाह संधि भी की। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बंट गया। सेल्यूकस को पूर्वी इलाकों का हिस्सा मिला, जिसे इतिहास का सेल्यूकस साम्राज्य कहा जाता है। यह साम्राज्य मुख्यतः ईरान, जो पहले पर्शिया हुआ करता था, अभी उसको ईरान कहते हैं, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। युद्ध के बाद संधि हुई और उसने सिंधु और पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से चंद्रगुप्त को दे दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध वाले हाथी दिए। उसके बाद बिंदुसार, जिन्होंने 297 से लेकर 275 ईस्वी तक राज्य किया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। फिर आए अशोक महान, जिन्होंने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट थे। इन्होंने कलिंग युद्ध 261 में जो हुआ था, इसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। अहिंसा, धम्म और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अशोक ने पूरे भारत और बाहर के देशों तक बौद्ध धर्म फैलाया। भिक्षुओं का सहयोग लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूत भेजे। इन्होंने अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल तक बौद्ध धर्म के दूतों को भेजा। उन्होंने अपने खुद के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका भेजे। उनके शासनकाल में भारत विश्व गुरु जैसी स्थिति में पहुंच गया था। अशोक के बाद के शासक आए कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधम्मन और अंतिम शासक था वृहदर्थ। वृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और मौर्य वंश 185 ईस्वी में समाप्त हो गया। इस समय भारत व्यापार, कृषि, हस्तशिल्प और शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और सिल्क रूट होने वाला व्यापार भारत को धनी बना रहा था। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विज्ञान, गणित, कला, साहित्य और शिक्षा चरम पर थे। सोने चांदी के सिक्के,
मंदिर निर्माण, व्यापारिक गतिविधियां और सांस्कृतिक उन्नति इस दौर में उच्च स्तर पर थी। फिर आता है शुंग वंश 185 से 73 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट वृहदर्थ मौर्य की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो पटना में थी वो रही। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों जो ग्रीक आक्रमणकारी थे उनसे युद्ध भी किया और भारत को बचाया। फिर शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश जो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक थे वासुदेव कण्व। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति शुंग। वासुदेव देवभूति शुंग के मंत्री थे। 73 ईस्वी में उसे मारकर सत्ता हथिया ली। इस वंश का शासन बहुत छोटा रहा। फिर आया आंध्र या ये कहे सातवाहन वंश लगभग 1वीं शताब्दी से 3वीं ईस्वी तक। इन्होंने दक्षिण भारत से उठकर मध्य भारत तक साम्राज्य फैलाया। सबसे प्रसिद्ध शासक था इनका गौतमी पुत्र शातकर्णी। इन्हें दक्षिण भारत का मौर्य भी कहा जाता है। फिर आया कुषाण वंश। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत का शासन किया और इसका सबसे महान शासक था कनिष्क जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था और चौथी बौद्ध संगति आयोजित की। फिर 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके संस्थापक महाराज श्री गुप्त थे। वास्तविक विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम के समय 319 ईस्वी के आसपास में शुरू हुआ। इसका सबसे प्रमुख शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 ईस्वी तक रहा। उनको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी शक्ति को बढ़ाया। लिच्छवी गणराज्य वर्तमान में उत्तरी बिहार और नेपाल का तराई क्षेत्र में स्थित था। इसका प्रमुख नगर और राजधानी थी वैशाली। वैशाली आज के बिहार और वैशाली जिले में पड़ता है। लिच्छवी एक गणराज्य था। यहाँ कोई एक राजा नहीं था बल्कि सभा द्वारा पूरा शासन चलाया जाता था। लगभग 7300 लिच्छवी प्रमुख और जो राजा और सरदार थे वो सभी सभा को संभालते थे और कोई प्रमुख निर्णय लेते थे। फिर उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त जिन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक राज्य संभाला। इन्हें गुप्त वंश का नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के लेख में उनके विजयों का विवरण दिया गया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक अभियान चलाए, कला और साहित्य का बड़ा संरक्षक करते थे। उन्हें वीणा वादक सम्राट भी कहा जाता है। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। 380 से 415 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। वे चंद्रगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया और उन्होंने शकों जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनको हराया जिसमें गुप्त साम्राज्य अरब सागर तक फैल गया। इसमें गुप्तों का पश्चिम समुद्री व्यापार रोमन साम्राज्य तक इनको नियंत्रण में करने को मिला। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी ये सब प्रमुख थे और ये व्यापार और संस्कृति का स्वर्ण काल था। फिर आए कुमारगुप्त प्रथम जिन्होंने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं ने कराई थी। स्कंदगुप्त इसका पुत्र था। स्कंदगुप्त ने 455 से 467 ईस्वी तक राज्य संभाला। इन्होंने हुणों के आक्रमण को भी रोका। इसके बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा। गुप्त वंश के शासनकाल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें राजनीतिक स्थिरता थी। गुप्त साम्राज्य विशाल और एकजुट था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन सम्राटों ने पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाया। उस समय आर्थिक समृद्धि थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। रेशम, मसाले, कपास, हाथीदांत और हीरे जवाहरात का एक्सपोर्ट होता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्के पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित कर रहे थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ गणित, खगोल, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और धर्म की उच्च शिक्षा दी जाती थी। आर्यभट्ट गणित और खगोल में, वराहमिहिर ज्योतिष में, कालिदास साहित्य में, अमर सिंह शब्दकोश में, धन्वंतरी आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों के दर्शन, नैतिकता, भाषा और इतिहास की मजबूत नींव रखी हुई थी। शिक्षा सिर्फ रटने के लिए नहीं थी बल्कि जीवन जीने की कला और सत्य की खोज के लिए थी। ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, पाणिनि, भास्कराचार्य जैसे विद्वान प्रयोग और तर्क से ज्ञान देते थे। शिक्षा धार्मिक होते हुए भी वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण थी। सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि धर्म, दर्शन, खगोल, गणित, चिकित्सा, शिल्प, संगीत, युद्ध कला सब कुछ पढ़ाया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति को ज्ञानी, नैतिक, सक्षम और समाज उपयोगी बनाना। शून्य और दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति का विकास हो चुका था। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति, पृथ्वी के घूमने और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की व्याख्या कर डाली थी। ग्रहणों यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं
उसका वैज्ञानिक कारणों से समझाया जा रहा था, ना कि सिर्फ धार्मिक दृष्टि से। पाई का मान जो है 3.14 ये निकाला जा चुका था। उस समय ग्रहों की गति और कक्षाओं का गणना हो चुकी थी। ग्रहों की गति से कृषि की भविष्यवाणी हो रही थी। आयुर्वेद और चिकित्सा में चरक और सुश्रुत की रचनाएं थी, जिसमें शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञान हो चुका था। धातुकला में उन्नति हो गई थी और भारतीय लोहे की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि उससे बने लोहे के खंभे यानी दिल्ली आयरन पिलर है वो 4वीं-5वीं शताब्दी में बना था, आज भी उसके जंग नहीं लगा है, इतनी ज्यादा एडवांस उस समय हो चुकी थी। इसका सीधा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। भारत की आधुनिक धातु शुद्धिकरण तकनीक का प्रमाण था। भारत ने वुड स्टील बनाया था जो दुनिया की सबसे उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात था। उस समय दशमिक तलवारें बनती थी जो मध्यकाल में मशहूर थी, वो भारतीय इस्पात से ही बनती थी। यूनान और रोम तक भारत का इस्पात एक्सपोर्ट होता था। अजंता एलोरा की गुफाओं में अद्भुत चित्रकला और मूर्तिकला थी और मंदिर स्थापत्य कला में देवगढ़ का दशावतार मंदिर इतना अच्छा उदाहरण था। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश जैसी रचनाएं उस समय रची जा चुकी थी। संस्कृत भाषा और साहित्य का उत्कृष्ट था। संगीत, नृत्य और नाटक का विकास हो चुका था। नाट्य शास्त्र लिखा जा चुका था, जिसे देखकर, जिसे पढ़कर, सुनकर पूरी दुनिया में आज भी नाट्य कला सीखी जाती है। गुप्त काल की मूर्तिकला, अजंता एलोरा की गुफाएं, देवगढ़ और मंदिरों की वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध थी। कालिदास जैसे कवि और नाट्यकार विश्व स्तरीय साहित्य का निर्माण कर रहे थे। हिंदू धर्म मुख्य था, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म का भी संरक्षण मिला हुआ था। समाज में कला, साहित्य, शिक्षा का सम्मान था। हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं का सामंजस्य बैठा हुआ था। उपनिषद, योग, ध्यान और दर्शन पर गहरा शोध हो रहा था। चीन और एशिया के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था। गुप्त सम्राटों ने एक केंद्रित, सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन चलाया हुआ था। साम्राज्य में शांति और सुरक्षा होने के कारण व्यापार और शिक्षा फल फूल रही थी। भारत सोने, चांदी, मसालों, कपास, रेशम, स्टील यानी वुड स्टील तो था और कीमती रत्नों के निर्यात के कारण दुनिया में सबसे समृद्ध था। समुद्री और स्थल मार्गों से व्यापार रोम, यूनान, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी प्रजा को न्याय, सुरक्षा और सुख सुविधाएं प्रदान करना। राजधर्म में कहा गया है, प्रजा सुखी तो राजा सुखी, प्रजा दुखी तो राजा दुखी। कर वसूली न्यायपूर्ण होती थी। कृषि कर, व्यापार के ऊपर, सबके ऊपर न्यायपूर्ण कर लगता था और उसका उपयोग प्रजा के हित के लिए होता था। प्रजा कृषि, व्यापार, शिल्प, शिक्षा और कला से जुड़ी हुई थी। सामाजिक जीवन स्थिर और सुरक्षित था, इसलिए लोग उन्नति कर पा रहे थे। धर्म और संस्कृति का पालन स्वतंत्र रूप से होता था। इसके बाद मध्यकाल को भी भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन पूरे भारत को नहीं। मध्यकाल 700 से 12 ईस्वी तक विशेषकर चोल वंश का इलाका और दक्षिण भारत को मिलाकर, दक्षिण भारत में पूरा तमिलनाडु, कर्नाटक का कुछ भाग, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग था। विदेश तक साम्राज्य फैला हुआ था, जिसमें श्रीलंका, मालदीव द्वीप, माल्य प्रायद्वीप और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, वहां तक नौसेना अभियान होता था। समुद्री व्यापार बहुत उन्नत था। अरब देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में बहुत बड़ा धन आता था। मंदिरों में सोने, चांदी और रत्नों का अपार भंडार होता था। इस समय तक भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। तभी हुणों ने भारत पर कब्जा करना चाहा ताकि खुद को और ज्यादा मजबूत बना सके। हुण मूल रूप से मध्य एशिया के गरीब घुमंतु योद्धा थे। उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन घुड़सवारी और युद्ध में माहिर होने के कारण उन्होंने भारत जैसे समृद्ध देशों को लूटना और उन पर राज करना चाहा। इनका इलाका आज के मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ था। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन घुड़सवारी और युद्ध कला में बहुत निपुण थे। यही कारण है कि वे बार बार समृद्ध देशों पर जैसे भारत, चीन, यूरोप पर हमला करते थे। उनके अपने इलाके बंजर और कम संसाधनों वाले थे, इसलिए वे हमेशा ऐसे देशों पर हमला करते थे जहां धन, अनाज, शहर और मंदिर मौजूद हों। इसी वजह से हुणों और बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए चीन ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई हुई थी। यूरोप में हुण नेता अटिला प्रसिद्ध था। उसने रोमन साम्राज्य के नाक में दम कर रखा था और भारत पर तोरण, मिहिरकुल ने लगातार हमले किए। उत्तर पश्चिम भारत, गंधार पंजाब से होकर रेशम मार्ग निकलता था। हुण इस व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे ताकि चीन, मध्य एशिया और रोम तक जाने वाले व्यापार से फायदा उठा सके। पहला आक्रमण 458 ईस्वी में किया। यह आक्रमण गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के बाद की स्थिति में हुआ। हुणों का कोई बड़ा नेता सीधे उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये उत्तर पश्चिम भारत यानी गंधार और पंजाब के क्षेत्र तक पहुंचे। उस समय स्कंदगुप्त, जिनका राज 455 से 467 तक रहा था, इन्होंने इसे रोका और हराया। यानी सबसे पहले हमला
अनामक ने किया और असफल हुआ। दूसरा आक्रमण 470 ईस्वी में किया। इस बार भी हुनों ने कोशिश की, लेकिन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने वीरता से उन्हें पराजित कर दिया। तीसरा आक्रमण तोरण ने 480 से 490 ईस्वी के बीच में किया। हुनों का पहला बड़ा नेता था ये, जिसने भारत में शासन स्थापित किया। उसने मालवा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक कब्जा कर लिया। एरण में उसका शिलालेख मिला है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, जिससे पता चलता है कि उसने खुद को भारत का शासक माना। फिर चौथा आक्रमण मिहिरकुल ने किया जो 495 से 510 ईस्वी में हुआ। ये तोरण का पुत्र था और सबसे शक्तिशाली क्रूर हुण शासक माना जाता है। उसने कश्मीर और उत्तर भारत पर शासन किया। मिहिरकुल ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म के विहारों और अनुयायियों पर अत्याचार किए। अंत में मालवा के राजा यशोवर्धन और गुप्तों ने मिलकर उसे हरा दिया, लेकिन इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हुनों ने नगर, गांव और व्यापारिक मार्गों को लूटा। सोना, चांदी, अनाज और कीमती सामान सब छीन लिया गया। रेशम मार्ग जो सिल्क रूट हुआ करता था उस पर कब्जा हो गया, जिससे भारत का विदेशी व्यापार घट गया। लगातार युद्धों से गुप्त साम्राज्य का राजकोष खाली हो गया। हुन विशेष रूप से बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों पर हमला करते थे। उन्होंने कई विहार और शिक्षा के बड़े केंद्र नष्ट कर दिए। ज्ञान और शिक्षा की परंपरा गुप्त काल के चरम पर थी, धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। हुनों के सबसे क्रूर राजा मिहिरकुल ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार किए। अनेक स्तूप और विहार नष्ट कर दिए गए। बौद्ध धर्म के संदर्भ में विहार का मतलब होता है बुद्ध भिक्षुओं का रहने और साधना करने का स्थान। समाज में असुरक्षा और भय का वातावरण फैल गया। लोगों की कृषि और व्यापार सब बर्बाद हो गए। कला, स्थापत्य और साहित्य की प्रगति रुक गई। गुप्त काल का स्वर्ण युग समाप्त होकर भारत राजनीतिक अस्थिरता और अंधकार युग में चला गया। गुप्त साम्राज्य जो भारत का सबसे मजबूत और सुनहरा साम्राज्य था, हुनों के लगातार आक्रमण से टूट गया। भारत की एकता समाप्त हो गई और छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो गया। इससे विदेशी ताकतों को भारत पर हमला करना आसान हो गया। हुनों के बाद अरब आक्रमण जो 7वीं से 8वीं सदी के बीच में हुए, जिनमें मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के अंदर सिंध और मुल्तान पर इन्होंने हमला किया। ये भारत का पहला बड़ा इस्लामी आक्रमण था। इसमें मंदिर तोड़े गए, खजाना लूटा गया, जिसमें धीरे धीरे राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ा। देवल कराची के पास जगह आती है, वहां का प्रमुख मंदिर और उससे जुड़ा शिक्षण सांस्कृतिक केंद्र नष्ट कर दिया गया। ब्राह्मणवाद और आलोर, इन नगरों में ब्राह्मणों के गुरुकुल और शैक्षणिक केंद्र थे। युद्ध और जनसंहार में इनमें कई को भारी नुकसान हुआ। मुल्तान में एक बहुत बड़ा सूर्य मंदिर था। ये न केवल धार्मिक था बल्कि विद्या और ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। इसे भी लूटकर अरब सेना ने इसके खजाने पर कब्जा कर लिया। कई शैक्षणिक केंद्र धीरे धीरे उजड़ गए क्योंकि वहां आर्थिक सहयोग और राजकीय सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी। बचे हुए विद्वान गुप्त रूप से मंदिरों से दूर छोटे गुरुकुलों में शिक्षा देने लगे। जिन शहरों ने प्रतिरोध किया वहां किले और धार्मिक जगहों को तोड़ दिया गया। मंदिरों की देव मूर्तियां नष्ट कर दी गई। संपत्ति को खलीफा के खजाने में भेजा गया। खलीफा का खजाना दरअसल अरब खिलाफत का खजाना हुआ करता था। ये इस्लामी शासन के केंद्रित खजाना था। शुरुआत में ये मदीना, सऊदी अरब में था, वहां पर था। जब पहले खलीफा हजरत अबू बकर और दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर में से इसे स्थापित किया गया था। बाद में जब खिलाफत का विस्तार हुआ तो दमश्क यानी सीरिया के अंदर वहां पर उसका समय पर रखा गया और फिर बगदाद के अब्बासियों के समय खजाना रखा जाने लगा। युद्ध के दौरान हजारों लोग मारे गए। ब्राह्मणवाद में जब कासिम की सेना पहुंची तो भारी जनसंहार हुआ। जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे या जजिया भरने को मान जाते, उन्हें जीवित छोड़ दिया जाता था। बाकी सब मौत के घाट उतार दिए जाते थे। स्त्रियों और बच्चों को अक्सर गुलाम बनाकर बगदाद या अन्य जगह पर ले जाया जाता था। सिंध और मुल्तान का सांस्कृतिक ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों पर धार्मिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा। कुल मिलाकर मोहम्मद बिन कासिम का हमला सिर्फ लूट और सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे भारत में विदेशी शासन और धार्मिक टकराव की लंबी परंपरा की शुरुआत हुई। फिर आता है गजनवी वंश, जिसमें मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य लूट और संपत्ति हासिल करना था। उसके हमलों ने शिक्षा, व्यापार, जनता और मंदिर सबको भारी नुकसान पहुंचाया। गजनवी के आक्रमण मुख्य रूप से मंदिर, नगरों और व्यापारिक केंद्रों पर होते थे। इसलिए शिक्षा के बड़े विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, विक्रमशिला सीधे तौर पर उस समय नष्ट नहीं हुए, लेकिन जिन मंदिरों में पुस्तकालय और शिक्षण केंद्र जुड़े थे वे लूट और विनाश की चपेट में आ गए। विद्वानों का संरक्षण करने वाले राजा और व्यापारी गरीब होते चले गए, जिससे शिक्षा को मिलने वाला आर्थिक सहयोग घट गया। गजनवी ने मुख्यतः अमीर और व्यापारिक नगरों पर हमला किया, जिससे ज्यादा धन संपदा मथुरा, कनौज, थानेसर और सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा। साथ लोगों को मारा और तोड़फोड़ भी करी। व्यापारी वर्ग की संपत्ति और माल लूटकर
गजनी यानी अफगानिस्तान ले जाया गया। इसके कारण उत्तर भारत के व्यापारियों की आर्थिक रीढ़ टूट गई। लोग उसके आक्रमण, जनसंहार और आतंक से परेशान हो गए थे और डरे हुए थे। विरोध करने वाले नगरों में हजारों लोग मारे गए। महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया। जनता पर कर और भय का बोझ बढ़ा, जिससे सामान्य जीवन असुरक्षित हो गया। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर। वहां सोने, चांदी, मूर्तियां, गहने और खजाना लूटा गया। कहते हैं सिर्फ सोमनाथ से ही वो 20 लाख दिरहम, आज की अरबों की संपत्ति लूट कर ले गया। मथुरा का मंदिर भी लूटा और तोड़ा गया। इस तरह मंदिर, जो धार्मिक होने के साथ साथ संस्कृति, कला और शिक्षा के केंद्र थे, उनको भारी नुकसान हुआ। उत्तर भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचा बुरी तरह हिल गया। शिक्षा को मिलने वाला राजकीय और व्यापारी संरक्षण सब घट गया। मंदिर और नगर, जो आर्थिक संस्कृति के केंद्र थे, वो नष्ट हो गए। जनता में भय बैठ गया और बार बार लूट से विकास रुक गया। गजनवी के आक्रमण ने आने वाले आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खोल दिया। फिर आया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण गजनवी की तरह केवल लूट तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसका मकसद भारत में स्थायी शासन स्थापित करना था। इस वजह से उसका प्रभाव शिक्षा, मंदिर, व्यापार और आम जनता सब पर गहरा स्थायी प्रभाव पड़ा। गोरी के समय बड़े बड़े युद्ध हुए। तराइन की लड़ाई, चंदावर और फिर दिल्ली और अजमेरू पर कब्जा। इन युद्धों के बाद बौद्ध और हिंदू शिक्षा केंद्रों की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि शासकों और व्यापारियों का संरक्षण खत्म हो गया। उसके बाद गोरी के सेनापति और उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजियों ने मंदिरों और पुस्तकालयों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बाद में बख्तियार खिलजी ने जला दिए, जो 1193 के अंदर जलाए गए थे। यानी गोरी के शासन ने शिक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक दबाव और असुरक्षा में डाल दिया। गोरी और उनकी सेना ने युद्धों के बाद जीते गए इलाकों में मंदिर तोड़ दिए। 1194 में कन्नौज, जयचंद की राजधानी पर आक्रमण किया और भव्य मंदिर नष्ट कर दिए गए। मंदिरों से सोना, चांदी, मूर्तियां, खजाना सब लूटकर गौर और गजनी ले जाया गया। गजनी शहर मध्य अफगानिस्तान में था, जहां से मोहम्मद ने शासन किया, और गौर एक अफगान रियासत थी जो गजनी और हेरात के बीच में स्थित थी, जहां से गोरी का संबंध था। मंदिर नष्ट होने से न केवल धार्मिक आस्था पर, बल्कि शिक्षा और कला, इन सब पर चोट पहुंची। क्योंकि बार बार जब हम बता रहे हैं कि ये सारी चीजें वहां पर इस तरह से, सिर्फ मंदिर ही नहीं, शिक्षा भी वहां पर थी और संस्कृति भी वहां पर बची हुई थी, ये सब चल रही थी, ये बार बार इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। बार बार लूट और युद्धों से व्यापारी नगर उजड़ गए। व्यापारी वर्ग जो कर और दान से शिक्षा और मंदिरों को सहयोग देता था, उसका आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। नए शासन यानी मुस्लिम सल्तनत जो आई थी, उन्होंने जजिया और अन्य कर लगा दिए, जिससे हिंदू व्यापारियों पर बोझ बढ़ा। युद्धों में हजारों लोग मारे गए। जो लोग बंदी बने, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया या सेना में भर्ती कर लिया गया। ग्रामीण जनता पर कर और दबाव बढ़ गया, जिसमें कृषि और व्यापार दोनों प्रभावित हुए। जनता में भय और असुरक्षा की भावना फैल गई। गजनवी ने जहां केवल लूट की, वहीं गोरी ने लूट के साथ शासन की नींव भी रखी। गोरी के आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसमें शिक्षा, मंदिर, व्यापार और आम जनता की परंपरा की संरचना टूट गई और एक नए धार्मिक राजनीतिक शासन की शुरुआत कर दी। फिर 13वीं सदी में हुआ मंगोल आक्रमण। मंगोलों का नाम सुनते ही लोगों को चंगेज खान और उसकी भयानक लूटमार याद आती है। मंगोलों ने 13वीं से 14वीं शताब्दी में कई बार भारत पर आक्रमण किया। 1221 ईस्वी में चंगेज खान ख्वारिज़्म शाह का पीछा करते हुए सिंधु तक आ गया। वो भारत के अंदर तक नहीं घुसा, लेकिन सीमा क्षेत्रों में उसने लूटपाट की। 1241 ईस्वी में मंगोल ने लाहौर पर हमला किया और शहरों को बुरी तरह नष्ट कर दिया। 1290 से 1300 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के समय मंगोल बार बार पंजाब और दिल्ली तक आए। 1299 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों ने दिल्ली तक हमला किया, लेकिन हर बार बड़ी मुश्किल से रोके गए। मंगोल मुख्य रूप से लूट और जनसंहार के लिए कुख्यात थे। उन्होंने पंजाब और सिंध के इलाकों में मंदिर और धार्मिक स्थलों को लूटा और जला दिया गया। लेकिन गजनवी और गोरी की तरह मंदिर तोड़कर धार्मिक शासन स्थापित करना उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि उन्हें सिर्फ लूट का खजाना चाहिए था। मंगोलों के हमलों ने जिन शहरों और नगरों का विनाश हुआ, वहां के मठ, पुस्तकालय और गुरुकुल भी नष्ट हो गए। लाहौर 1241 की लूटपाट में वहां कई सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र उजड़ गए। विद्वानों और छात्रों का पलायन हुआ, जिसमें शिक्षा का माहौल बुरी तरह प्रभावित हुआ। मंगोल सबसे ज्यादा आम जनता के लिए विनाशकारी थे। वे गांव-गांव जाकर जनसंहार करते थे, जिससे हजारों लोग मारे गए। स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाया गया। जनता में इतनी दहशत थी कि मंगोलों का नाम सुनते ही लोग नगर छोड़कर भाग जाते थे। मंगोल आक्रमणों ने सिल्क रूट, उत्तर भारत के व्यापारी मार्गों को असुरक्षित बना दिया।
पंजाब और सिंध के बाजार बार बार लूटे गए। व्यापारी वर्ग असुरक्षा और लूट से टूट गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। मंगोल शासन स्थापित करने नहीं आए थे, इसलिए उनका असर स्थायी शासन की तरह गहरा नहीं था, लेकिन हर हमले ने जनसंहार, लूट और दहशत से भारत को हिलाकर रख दिया। शिक्षा और संस्कृति को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा, क्योंकि नगर और व्यापारी संरक्षण खत्म हो गया। फिर आया तैमूर 1398 ईस्वी के अंदर। तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ 1398 के अंदर। यह हमला भारत के इतिहास का सबसे भयानक और विनाशकारी आक्रमणों में गिना जाता है। उस समय दिल्ली में तुगलक वंश नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की सत्ता थी। तैमूर का मुख्य उद्देश्य लूट खसोट और खजाना इकट्ठा करना था। इस्लाम के नाम पर जिहाद करते हुए हिंदू जनता और मंदिरों को नष्ट करना था। उसने सिंधु पार करके मुल्तान, हरियाणा होते हुए दिल्ली पर हमला किया। रास्ते में आने वाले मंदिर और धार्मिक केंद्र नष्ट किए। दिल्ली पहुंचकर भी उसने हिंदुओं और जैनों के धार्मिक स्थलों को लूटा और जला दिया गया। हजारों मूर्तियां तोड़ी गई और उनकी धातु पिघलाकर अपने सैनिकों को इनाम के तौर पर दे दी गई। तैमूर के हमले में दिल्ली और आसपास के पुस्तकालय और गुरुकुलों को भारी क्षति पहुंचे। विद्वान, पंडित और शिक्षक या तो मारे गए या वहां से भाग गए। तुगलक शासन पहले से ही कमजोर था। तैमूर की लूटमार ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक अस्थिर कर दिया। तैमूर ने दिल्ली की जनता के साथ अत्यधिक क्रूरता की। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग केवल दिल्ली में ही कत्लेआम कर दिए गए। हजारों स्त्रियां और बच्चे गुलाम बनाकर समरकंद भेजे गए। पुराने समय में समरकंद आज के उज्बेकिस्तान में स्थित था। रास्ते में गांव, नगर पूरी तरह जला दिए गए। जनता में इतनी दहशत बैठी कि वर्षों तक दिल्ली और उत्तर भारत का इलाका उजड़ा रहा। दिल्ली उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र था। तैमूर ने पूरा खजाना, सोना, चांदी, कीमती रत्न और हस्तशिल्प सब लूट लिए गए। इससे दिल्ली और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई। व्यापारी वर्ग और कारीगर लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए। तैमूर ने भारत में कोई स्थायी शासन स्थापित नहीं किया। उसका उद्देश्य केवल लूट और कत्लेआम था। लेकिन उसके हमले ने दिल्ली सल्तनत को इतना कमजोर कर दिया कि बाद में लोधी वंश और फिर मुगल वंश, जो बाबर, जो तैमूर का वंशज था, उसके लिए रास्ता खोल दिया। इसके बाद फिर आया लोधी वंश, जिसमें सिकंदर लोधी सबसे कठोर शासक था। जो उसने कई हिंदू मंदिर तुड़वाए और नए मंदिर बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। वाराणसी, मथुरा और कई छोटे नगरों में धार्मिक गतिविधियों पर दबाव बनाया गया। उनका मकसद हिंदू धार्मिक प्रभाव को कमजोर करना था और इस्लामी पहचान को मजबूत करना था। हिंदू शिक्षा को राज्य का संरक्षण नहीं मिल पा रहा था, जिसमें हिंदू और संस्कृति का शिक्षा का दायरा छोटा होता चला गया। सिकंदर लोधी ने संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद करवाया, लेकिन इसका उद्देश्य प्रशासनिक और धार्मिक हित ज्यादा था, ना कि वास्तविक प्रोत्साहन करना। इस दौर में कई पंडित और आचार्य राज के दबाव में गांव में शिक्षा देने लगे। किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए गए। जजिया, जो गैर मुस्लिमों पर विशेषकर था, लागू कर दिया गया, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ा। सख्त प्रशासन और कर व्यवस्था के कारण विद्रोह भी हुए। इब्राहिम लोधी के कठोर स्वभाव और भारी करों से सरदार और जनता दोनों असंतुष्ट हो गए। आगरा को राजधानी बनाकर लोधी शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन लगातार धार्मिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता से व्यापारी वर्ग खुश नहीं थे। जनता का जीवन कठिन होता चला गया, खासकर ग्रामीण इलाकों में। फिर शुरू हुआ मुगल आक्रमण। 1526 ईस्वी से आगे मुगलों ने आक्रमण करे और लूट करी। पहला आक्रमण बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। बाबर और उसके बाद शासक भारत को अपनी स्थायी सल्तनत बनाना चाहते थे। शुरुआती समय बाबर, हुमायूं, औरंगजेब तक वो अक्सर युद्ध और लूट हुई। बाबर जब पहली बार 1526 में उसने पानीपत और अन्य युद्धों में भारी लूट की और उसका कुछ हिस्सा काबुल और फरगना भी भेजा। बाबर, औरंगजेब और कुछ अन्य शासकों के समय कई बड़े मंदिर तोड़े गए, खासकर काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशवदेव मंदिर और सैकड़ों बड़े छोटे मंदिर नष्ट किए गए। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें भी बनाई गई। मुगल काल में शिक्षा धीरे धीरे मदरसा प्रणाली पर केंद्रित होती चलेगी। संस्कृत और प्राचीन भारतीय शिक्षा पीछे छूटती चलेगी, जबकि फारसी और अरबी भाषा दरबारिक भाषा हो गई और प्रशासनिक भाषा बन गई। हिंदू शिक्षा पर सीधा हमला कम था, लेकिन समर्थन की कमी से वो कमजोर होती चलेगी, अपने आप ही छूट गई। अकबर ने सुलह कुल अपनाई, यानी दीन है इलाही की शुरुआत की। जहांगीर और शाहजहां तुलनात्मक रूप से सहिष्णु थे। औरंगजेब ने कई बार जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़े और कट्टर नीति अपनाई, जिसमें धर्म के आधार पर जनता में तनाव और विभाजन बढ़ा। युद्धों और लूट से लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गए।
किसानों पर भारी कर वसूले गए। जो लोग कर नहीं दे पाते थे उनकी जमीनें और संपत्ति छीन ली जाती थी। अकाल और लूट की वजह से जनता का जीवन कठिन होता चला गया। मुगलों ने भारत की समृद्धि, सोना चांदी, हीरे, मसाले, कपड़े, उनको दरबार और महलों के खर्च में यूज किया गया। बड़े बड़े किले, महल, मकबरे बनवाए गए और जनता पर भारी कर लगाया गया। विदेशी व्यापार विशेषकर यूरोपियों के साथ बढ़ा और उसका फायदा जनता को कम, शाही खजानों को ज्यादा हुआ। इसके बाद आता है नादिर शाह। नादिर शाह फारस ईरान का शासक था। उन्होंने भारत पर एक ही बार आक्रमण किया, लेकिन उसका असर इतना भयानक था कि भारत के इतिहास में वो सबसे डरावने आक्रमणों में गिना जाता है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र हो रहे थे। नादिर शाह ने इस मौके का फायदा उठाकर भारत पर आक्रमण कर दिया। नादिर शाह और मुगल सेना का करनाल हरियाणा में 1739 में आमना सामना हुआ। मुगल सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन अनुशासनहीन और कमजोर थी। नादिर शाह की सेना ने सिर्फ 3 घंटे में मुगलों को हरा दिया। जीत के बाद नादिर शाह सीधे दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद शाह ने बिना ज्यादा प्रतिरोध के उसे दिल्ली आने दिया गया। दिल्ली का मार्च 1739 में कत्लेआम हुआ। फैली कि दिल्ली वाले नादिर शाह की सेना पर हमला कर रहे हैं, जिसमें गुस्से में नादिर शाह ने दिल्ली में खुलेआम सरेआम कत्लेआम का हुक्म दे दिया और 20 से 30 हजार लोग एक ही दिन में मारे गए। दिल्ली का शाही खजाना खाली कर दिया गया और नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। लाखों रुपए की संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लूटकर ईरान भेज दी गई। कई मंदिर और इमारतें लूटे गई। महलों से गहने, कपड़े, सजावट सब कुछ लूट लिया गया। दिल्ली के बड़े बड़े बाजारों में आग और तबाही फैल गई। कत्लेआम और लूट से आम जनता बुरी तरह तबाह हुई। हजारों परिवार उजड़ गए। महिलाएं और बच्चे गुलाम बनाए गए। दिल्ली उस समय भी ज्ञान और कला का केंद्र बचा हुआ था, लेकिन कत्लेआम से कुछ विद्वान और कारीगर मारे गए, जिसमें शिक्षा और संस्कृति को भी नुकसान हुआ। नादिर शाह की लूट के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह कंगाल हो गया। भारत की राजनीतिक कमजोरी सबके सामने आ गई। इस हमले ने भारत को इतना कमजोर कर दिया कि बाद में अहमद शाह अब्दाली और फिर अंग्रेजों का भारत पर कब्जा करना आसान हो गया। फिर अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कर दिया। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, अफगानिस्तान से आया था। वो नादिर शाह की फारसी सेना में एक सेनापति था। नादिर शाह की मौत 1747 में हुई। उसके बाद उसने काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया, दुरानी साम्राज्य की नींव रखी और भारत की समृद्धि देखकर उसने बार बार यहां आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 तक भारत पर लगभग 9 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में, जिसमें वो दिल्ली तक आया, लेकिन मुगल सेना ने सरहिंद में उसे हरा दिया। दूसरा और तीसरा आक्रमण 1749 से 1752 में किया, जिसमें उसने पंजाब पर हमला किया, लाहौर और मुल्तान पर कब्जा किया और बादशाह मोहम्मद शाह को मजबूर किया कि पंजाब उसे सौंप दे। चौथा आक्रमण 1756 से 1757 में हुआ, जो सबसे ज्यादा विनाशकारी हमला था। उसने दिल्ली पहुंचकर खुलेआम कत्लेआम की लूटपाट की। शाह आलम द्वितीय को कठपुतली बनाया। दिल्ली का खजाना, सोना चांदी, गहने, कीमती कपड़े सब लूटकर काबुल ले जाएगा। बहुत सी औरतों और बच्चों को गुलाम बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाएगा। मथुरा, आगरा, हरिद्वार सब कुछ लूट लिया गया। पांचवा आक्रमण 1759 से 1761 के बीच में हुआ। इसमें मराठों और अफगानों के बीच टकराव हुआ। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अब्दाली ने मराठों को हराया। यह लड़ाई बेहद भीषण थी। लाखों लोग मारे गए थे। युद्ध के बाद उसने लूटपाट की और वापस चला गया। बाद के आक्रमण 1762 से 1767 के बीच में हुआ, जो मुख्य रूप से पंजाब और सरहिंद क्षेत्र में थे। सिखों और जाटों ने उनका कड़ा प्रतिरोध किया। फिर धीरे धीरे उनकी ताकत कम होती चली गई। दिल्ली और आगरा में भारी मात्रा में सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गहने और कपड़े लूटे गए। गांवों और कस्बों से कर वसूले और लूटपाट की। मथुरा, हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों को लूटा गया। बहुत सारे मंदिर नष्ट कर दिए गए। कत्लेआम, लूट और बंदी बनाने से लाखों लोग मारे गए। महिलाएं और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। मराठों की ताकत टूटी। मुगल साम्राज्य पहले से ही कमजोर था और अब पूरी तरह से कठपुतली बन गया। सिख और जाट ताकतवर होने लगे। अब्दाली की लूट ने भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया। फिर अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1947 तक भारत पर बुरी तरह दोहन किया। इस कमजोरी का उन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। 1757 की प्लासी की लड़ाई से अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ा मोड़ था।
यहीं से अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक शासन स्थापित करने की नींव रखी। उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब सिराजुद्दौला था। अंग्रेज पहले सिर्फ व्यापारी थे, वे भारत में व्यापार करते थे लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने स्थिति का फायदा उठाकर बिना नवाब की अनुमति के किलेबंदी और तोपे लगाना शुरू कर दिया और सिराजुद्दौला ने इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा माना। फिर 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई पलासी नामक जगह पर हुई जो बंगाल में है। लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में दोनों के बीच में हुई। उस समय सिराजुद्दौला की सेना लगभग 50,000 सैनिकों के साथ में थी। अंग्रेजों की सेना केवल 3,000 थी, लेकिन धोखे और गद्दारी की वजह से अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को सत्ता का लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया, जिसकी वजह से मीर जाफर ने युद्ध में अपनी सेना को निष्क्रिय रखा, यानी उसने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया, जिससे सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया और बेचारा हार गया। उसे बाद में उसे पकड़कर मार डाला गया। यह अंग्रेजों की पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बनने की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया, लेकिन वो अंग्रेजों की कठपुतली मात्र बन के रह गया, जिससे बंगाल की अपार संपत्ति, सोना, चांदी, अनाज, व्यापारिक लाभ सब अंग्रेजों को मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य और आर्थिक शक्ति दोनों बढ़ गई। इस जीत ने आगे चलकर 1764 की बक्सर की लड़ाई और फिर पूरे भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का रास्ता खोल दिया। बक्सर के युद्ध में असल में हुआ क्या था, इसको समझे बिना अंग्रेजों की कूटनीति समझ में नहीं आएगी। बक्सर का युद्ध यानी बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। यह इतिहास का निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। यह वही युद्ध था जिसने अंग्रेजों की सत्ता को पूरे भारत में मजबूत बना दिया। बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे कि पलासी की लड़ाई 1757 में जो हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पकड़ बना ली थी। मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था, लेकिन बाद में उसने अंग्रेजों से असंतोष जताया और अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम शुरू में अंग्रेजों के साथ था, लेकिन जल्द ही उसने अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति का विरोध करना शुरू किया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को दिए गए व्यापारिक छूट और कर मुक्त व्यापार के खिलाफ कदम उठाए। उसने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कोशिश की। उसने अंग्रेजों को खुले तौर पर चुनौती दे दी। इससे अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया और फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर कासिम के हार नहीं मानी और अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। बक्सर का युद्ध अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और मीर कासिम बंगाल के पूर्व नवाब, सिराजुद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह जो दिल्ली का शासक था, इनके बीच में हुआ था। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर यानी बिहार के पास जो इलाका था वहां पर हुआ था। अंग्रेजों की सेना की संख्या उस समय कम थी, तकरीबन 7,000, लेकिन अनुशासित और प्रशिक्षित थी। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनकी सेना संयुक्त रूप से 40,000 के आसपास थी, लेकिन आपसी तालमेल की कमी और अंग्रेजों की आधुनिक रणनीति के कारण वो लोग हार गए, जिसकी वजह से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पक्का अधिकार मिल गया। फिर 1765 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद का समझौता हुआ। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी का अधिकार दे दिया। अवध के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों का मित्र राज्य बनना पड़ा और भारी जुर्माना भी देना पड़ा। यह लड़ाई अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी से भारत का वास्तविक शासक बना गई। मुगल बादशाह अब केवल नाम का शासक रह गया, असली ताकत अंग्रेजों के पास चली गई। फिर अंग्रेजों ने भारत पर जमकर मनमर्जियां चलाई। अंग्रेजों ने भारत का सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक एक्सप्लॉयटेशन किया। खेती में किसानों को ज्यादा कर वसूला जाता था। लगान इतना भारी होता था कि किसानों को या तो लगान चुकाना पड़ता था या फिर ना चुकाने पर उन्हें अपनी जमीन जायदाद सब छोड़नी पड़ती थी। भारतीय उद्योग जैसे बंगाल का कपड़ा, बनारसी सिल्क, लोहा, जहाज बनाना, ये अंग्रेजों ने जानबूझकर बर्बाद कर दिए ताकि इंग्लैंड का माल यहां पर बिक सके। बंगाल की दीवानगी से कंपनी को सीधे तौर पर कर वसूली का अधिकार मिल गया। 1757 से 1815 ईस्वी के बीच 1,000 करोड़ रुपए उस समय की कीमत है, इंग्लैंड भेज दिए गए। बंगाल के अकाल के समय 1/3 जनता मर गई। पहले भारत में गुरुकुल, मदरसा, विश्वविद्यालय इन सब से शिक्षा मिलती थी, लेकिन फिर अंग्रेजों ने पारंपरिक शिक्षा को कमजोर किया और पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थोपी। 1835 ईस्वी में मैकॉले की शिक्षा नीति आई, जिसका उद्देश्य ऐसी जमात तैयार करना था जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज हो, जिससे पारंपरिक ज्ञान संस्कृत, अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा ये पढ़ाई जा रही थी। इसका जो असर पूरा घट गया। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन रह गई।
सामाजिक आर्थिक उन्नति नहीं हुई, भारी कर और व्यापारिक नीतियों ने जनता को गरीब बना दिया। 19वीं सदी में ही करीब 2-3 करोड़ लोग अकाल में मर गए, जबकि भारत से अनाज इंग्लैंड भेजा जा रहा था। हथकरघा और कारीगर, भारत का कपड़ा उद्योग तबाह हो गया, लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदू मुस्लिम जाति विभाजन गहरे किए गए। इतिहासकार दादा भाई नौरोजी ने इसे अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी कहा। अनुमानित तौर पर 1757 से 1947 में देश की आजादी के बीच तक लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से इंग्लैंड ले जाया गया। भारतीय रुपए में अगर $1 की कीमत 80 माने तो लगभग 3600 लाख करोड़ रुपए अंग्रेज ब्रिटेन ले गए और तकरीबन 136 लाख करोड़ रुपए इससे पहले के हमलों में लूट करके बाहर देश ले जाए गए। भारत का मौजूदा वार्षिक बजट मात्र 47 लाख करोड़ रुपए है। अंग्रेजों ने जो धन लूटा वो आज के भारत के 77 साल के बजट के बराबर है। सिर्फ बंगाल से ही 18वीं सदी में सैकड़ों टन सोना चांदी भेजा गया। इसका असर यह हुआ कि भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था की जगह सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया। बाहरी आक्रमणकारों और अंग्रेजों ने भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हर तरीके से बर्बाद करके रख दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद होकर सोने की चिड़िया से गरीब देशों में बदल गई। ये शिक्षा इस तरह की थी, इसमें इतने सारे मोटे मोटे चेंज हुए हैं। आज इस बहुत सारे मंदिर आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे, अगर आप किसी किले के अंदर जाते हैं और कहीं जाकर देखते हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे खंडित किए गए हैं। ये उसी समय के खंडित किए हुए हैं। लाखों लोग मर गए थे। जितना भी कन्वर्जन जो हुआ है, जो लोग मुस्लिम कन्वर्ट हो गए हैं, ये उस समय जो लोग चेंज हो गए थे डर के मारे, ये काफी सारे लोग इंडिया के अंदर वैसे भी हैं। तो हम किसी भी धार्मिक विचार के बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, ना ही कहेंगे। लेकिन वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी इस तरह की बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि भारत के अंदर क्या हो रहा है और हम सब क्या कर रहे हैं। ये सारी शिक्षा हमारी इस तरह की दी जा रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ मशीनों के तौर पे नौकर बनते जा रहे हैं। हमें अपनी बुद्धि, अपने विकास के लिए कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलता है। वही मैकॉले की शिक्षा नीति अब भी चल रही है और उसी तरीके से काम हो रहा है। जैसे चाइना हो रहा है, अगर देश वैसे करे तो आगे भारत भी आगे बढ़ सकता है और बहुत आगे हो सकता है। भारत सोने की चिड़िया था, ये सारे डेवलपमेंट हो चुके थे। इन सब से बचाव हो सकता था उस समय एकजुटता होती तो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।